कहानी एक डिसेबल्ड लड़के के बारे में है जिसका नाम टंग टंग है। टंग टंग लोअर बॉडी पैरालिसिस से सफर कर रहा है और डॉक्टर्स भी उसके पैर ठीक करने में असमर्थ हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, टंग के पैरों में दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है और डॉक्टर्स को इस दर्द का कोई कारण नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने दवाओं की डोज बढ़ा दी है। टंग को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसके पास सिर्फ लोगों की तरस खाती नजरें और बढ़ते हॉस्पिटल बिल्स बचे हैं। टंग पहले एक आम इंसान था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट जो एक शराबी ड्राइवर की वजह से हुआ उससे सब कुछ छीन लिया। टंग के मुताबिक जब एक्सीडेंट हुआ था वो दिन एक दर्दनाक तौर पर आम दिन था। वो बस कन्वीनियंस स्टोर पर रोककर एक बियर और कुछ स्नैक्स लेने गया था अपने दिन को खत्म करने के लिए। लेकिन उस दिन एक चीज अलग थी, उसका नसीब थोड़ा खराब था। जब वो पेडेस्ट्रियन रोड पर खड़ा था तब एक ट्रक आया और उससे टकरा गया और इसी तरह उसकी आम जिंदगी दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैर काट दिए गए हों और अब उसके पास ड्रग्स पर निर्भर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक कहावत है कि भगवान सिर्फ उतने ही परीक्षा देते हैं जितना एक इंसान झेल सकता है, लेकिन अब टंग के सामने जो परीक्षा है वो उसकी शक्ति के बाहर है और अब वो मौत की दुआ करता है। टंग का शरीर अब पैरालाइज्ड है, इसलिए उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। वो अक्सर नॉवेल्स पढ़ता रहता है। इस हफ्ते टंग ने जो नॉवेल शुरू की है उसका नाम है द मैजिशियन हु डोमिनेट्स द वर्ल्ड। जब भी टंग कोई नॉवेल पढ़ता है जिसका एंड हैप्पी होता है तो वो खुश महसूस करता है। जब वो उदास होता है तो ऐसी कहानियां उसके दिल को तसल्ली देती हैं। टंग आज उस नॉवेल को खत्म करने वाला है। इस नॉवेल में एक मैजिशियन एडन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। अंत में वो जीत हासिल करता है और नई दुनिया का निर्माण करता है। पुरानी दुनिया को खत्म करके वो एक नई दुनिया अपनी पसंद के हिसाब से बनाता है। सभी लोग अपनी यादें खो देते हैं और खुशी से जीने लगते हैं, चाहे उनका मौत कितना ही ट्रॉमेटिक क्यों न रहा हो। जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता था वो भी वहां होते हैं। ये देखकर टंग को गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहता है कि वो हमेशा ऐसी रैंडम नॉवेल्स क्यों पढ़ता है जिनका एंड भी बुरा होता है। ये सोचकर वो रोने लगता है और पूछता है कि वो खुश क्यों नहीं हो सकता। कुछ देर बाद वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि एक नॉवेल के एंडिंग के बारे में इतना चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे वो कल सुबह उठ भी जाए उसके लिए कोई हैप्पी एंडिंग कभी अचीवेबल नहीं होगी। फिर वो सो जाता है। जब टंग उठता है तो वो एक चमकदार नीली रोशनी देखता है और उसके बाद एक मैसेज आता है जो कहता है द मैजिशियन हु डोमिनेट्स द वर्ल्ड इज स्टार्टिंग। ये देखकर टंग डर जाता है और तुरंत उठता है। जब वो उठता है तो उसके आसपास की चीजें उसके लिए अजनबी होती हैं और वो सोचता है कि शायद वो हल्लुसिनेट कर रहा है। फिर वो अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसके बिस्तर के पास एक बाल्टी पानी से भरी होती है। जब वो पानी की सतह पर झांकता है तो उसका चेहरा पानी में दिखाई देता है, लेकिन वो उसका अपना चेहरा नहीं होता। ये देखकर टंग को समझ आता है कि यह शरीर उसका नहीं है और वो अपने पैरों को हिला सकता है। तभी वो नीला पैनल फिर से दिखाई देता है और कहता है कि यह द वर्ल्ड ऑफ द मैजिशियन हु डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड है और अब से उसे मॉर्ड वेरार के कैरेक्टर के रूप में जीना पड़ेगा। जैसे ही टंग मैसेज पढ़ता है उसे समझ आता है कि यह वही नॉवेल है जो उसने कल रात को पढ़ी थी और एम कैरेक्टर उस नॉवेल का एक एक्स्ट्रा था। उसके बाद एक और मैसेज आता है जो कहता है कि अगर मॉर्ड का कैरेक्टर मर गया तो टंग भी मर जाएगा। टंग सोचता है कि क्या ये सब सच है और इस बात को टेस्ट करने के लिए वो खड़ा होता है। फिर वो अपने पैरों के नीचे सब कुछ महसूस कर सकता है। तभी उसके सिर में तेज दर्द होता है और नीला पैनल कहता है कि नॉवेल के कंटेंट्स उसके दिमाग में रजिस्टर होंगे। मॉर्ड के कैरेक्टर की यादें और इस दुनिया की भाषा उसके दिमाग में डाल दी जाएगी। आफ्टर दैट वन बाय वन मॉर्ड की सारी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। वो देख सकता है कि मॉर्ड ने अब तक कैसे जिंदगी जी है और उसकी जिंदगी कैसे खत्म होती है। मॉर्ड वेरार आर्चड्यूक वेरार फैमिली का बेटा है, लेकिन वो एक बास्टर्ड है, यानी इलीजिटिमेट सन है बर्नार्ड फैमिली के पैट्रियार्क का। मॉर्ड इतना पावरफुल है कि अगर प्रोटैगोनिस्ट्स मिलकर भी उसके खिलाफ लड़ें तो भी उनकी जीत की गारंटी नहीं है। लेकिन एक मैजिक रिचुअल के दौरान जिसमें वो अपने साइकी पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, प्रोटैगोनिस्ट्स और उनकी टीम ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। शॉर्ट में कहा जाए, मॉर्ड एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिसका सिर्फ सपोर्टिंग रोल है। लेकिन तुम जो अब मॉर्ड के शरीर में है समझ नहीं पा रहा कि वो मॉर्ड के रूप में क्यों जन्मा। तभी एक मैसेज पैनल पर दिखाई देता है जो कहता है कि अगर वो डिस्ट्रक्शन की तकदीर को बदल देता है तो उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। तुंग इस मैसेज को पढ़ता है और सोचता है कि यह डिस्ट्रक्शन की तकदीर शायद नॉवेल के अंत को रेफर कर रही है। उससे समझ आता है कि वो यहाँ इस दुनिया को उस प्रोटैगोनिस्ट से बचाने के लिए है जो इस दुनिया को तबाह कर देता है और एक नई दुनिया बनाता है। तुंग थोड़ी देर के लिए सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है या नहीं, क्योंकि अपनी आधी पैरालाइज्ड जिंदगी से वो बहुत थक चुका था। उसने यह उम्मीद की अगर यह सपना है तो वो कभी न जागे। अब तुंग को ये परवाह नहीं थी कि यह किसी भगवान का मजाक है या नहीं, और जो इच्छा उससे पूरी करवानी थी वो थी अपना एक्सीडेंट से पहले का शरीर। फिर वो सोचता है कि उसके पास इस स्टोरी लाइन की सारी जानकारी है और उसके पास मॉर्ड की ताकत और टैलेंट भी है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो डिस्ट्रक्शन की तकदीर बदल देगा और अपनी इच्छा पूरी करेगा। इसके बाद हम मॉर्ड की कहानी देखते हैं जो आर्चड्यूक वेरार फैमिली की ब्लड लाइन का हिस्सा है और एक बास्टर्ड बेटा है। उसे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था और उसने एक मुश्किल जिंदगी जी। उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ मर गई थी और लोग उसे वो बास्टर्ड जिसने अपनी माँ को मार दिया कहकर बुलाते थे।
उसने एक कमजोर जिंदगी जी, दूसरों के हाथ से सताए जाने के बाद भी कभी विरोध नहीं किया। यह इसलिए नहीं था क्योंकि वो कमजोर था या उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पर अपनी माँ को मार देने का दोष कभी उसे छोड़ता नहीं था। लेकिन मॉड की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वेरार ब्लडलाइन के लोगों में जब वो 15 साल के होते हैं तो उनके अंदर पावर्स जग जाती हैं। इसे न्यू ब्लड अवेकनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में ऐसे दर्द से गुजरना पड़ता है जैसे पूरा शरीर आग में जल रहा हो, लेकिन इसके बाद आपको मजबूत ताकत मिलती है। लेकिन आर्चड्यूक फैमिली के बाहर किसी के लिए न्यू ब्लड अवेकनिंग को सर्वाइव करने का चांस 5 में से 1 से भी कम होता है। लेकिन मॉड इस प्रोसेस को सर्वाइव करता है और ताकतवर बन जाता है। मॉड की मां ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था जो कहता था कि अगर वो अपने 15वें जन्मदिन तक सर्वाइव कर लेता है तो उसे आर्चड्यूक बर्नार्ड फैमिली की तरफ जाना चाहिए। मॉड अपनी मां के छोड़े हुए आखिरी लेटर की बात सुनता है और आर्चड्यूक फैमिली के रहने की जगह जाने के लिए निकलता है। वहां जाकर वो एक टेस्ट लेने के लिए तैयार होता है ताकि अपने पिता, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, से अपनी पहचान बना सके। जैसे ही मॉड टेस्ट देने वाला होता है तुंग उसके शरीर में रिइंकार्नेट हो जाता है। मॉड नॉवेल का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, लेकिन आर्चड्यूक वेरार नॉवेल के मेन एंटागोनिस्ट्स में से एक है। तुंग के पास वेरार फैमिली के बारे में बहुत सी जानकारी है। आर्चड्यूक वेरार फैमिली के डायरेक्ट ब्लडलाइन के बच्चों की कमी नहीं थी, इसलिए एक बास्टर्ड बेटे को एक्सेप्ट किया जाना असंभव लगता था। लेकिन बिना माँ बाप के बड़े हुए मॉड में अपने पिता के रूप में आर्चड्यूक की पहचान पाने की बहुत इच्छा थी। आर्चड्यूक ने इस इच्छा का फायदा उठाया और मॉड को अपना हंटिंग डॉग बनाने के लिए उसकी परवरिश की। जब न्यू ब्लड पावर जगी तो मॉड इतना ताकतवर हो गया कि प्रोटैगोनिस्ट भी उससे लड़ने में मुश्किल महसूस करता। तुंग अब महसूस कर सकता है कि मॉड कितना ताकतवर है, और क्योंकि अब वो मॉड के शरीर में है, वो इन पावर्स को टेस्ट करना चाहता है। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी एक आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है कि क्या उसे आज का दिन याद नहीं है। तुंग उस आदमी की तरफ देखता है और मॉड की यादों से उसे पता चलता है कि यह आदमी एक इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम टॉड है और यह इंसान टेस्ट को देखने वाला है। फिर वह इंस्ट्रक्टर के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। मॉड का शरीर इंस्ट्रक्टर से ज्यादा बुल्क है। इंस्ट्रक्टर मॉड को देखता है और महसूस करता है कि आज कुछ अलग है। फिर वह कहता है, मॉड क्या तुम भूल गए हो कि आज तुम्हारा टेस्ट है? मॉड पूछता है, कैसा टेस्ट? इंस्ट्रक्टर जवाब देता है कि आज तुम्हारा पोटेंशियल देखने के लिए टेस्ट होगा। इंस्ट्रक्टर ये भी कहता है कि उसे लगता है मॉड अच्छा लड़ सकता है क्योंकि उसका शरीर बहुत फिट है। ये सुनकर मॉड थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे अभी लड़ना पड़ेगा, लेकिन साथ ही वह खुश भी होता है क्योंकि अब से उसे अपनी जान के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। मॉड अपनी पावर्स को आजमाने के लिए भी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद मॉड इंस्ट्रक्टर के पीछे चलने लगता है और रास्ते में इंस्ट्रक्टर मॉड से कहता है कि कभी किसी को मत बताना कि तुम आर्चड्यूक के बेटे हो। मॉड अपना सर हिलाता है और कहता है कि उसे समझ आ गया है। थोड़ी देर बाद दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं जहां मॉड का टेस्ट होगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं और जब वे इंस्ट्रक्टर टॉड को देखते हैं तो उसे ग्रीट करते हैं। मॉड उन्हें ध्यान से देखता है और उनकी उम्र देखकर सोचता है कि ये सब वॉरियर्स हैं। इंस्ट्रक्टर टॉड मॉड से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि बर्नार्ड का लड़ने का तरीका आम वॉरियर से अलग होता है? मॉड जवाब देता है कि एक असली बर्नार्ड बिना ट्रेनिंग के वेपन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वह ट्रेंड हो जाता है तो वह अपने शरीर पर ही निर्भर करता है, किसी वेपन पर नहीं। बिल्कुल सही, टॉड कहता है। जो लोग वन की ब्लडलाइन के नहीं हैं वे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी लोग कॉम्बैट स्किल्स सीखते हैं। इंस्ट्रक्टर टॉड कहता है कि मॉड को ये सब पहले से पता है। फिर वह सोचता है कि आर्चड्यूक बर्नार्ड की फैमिली कॉन्टिनेंट की सबसे बेहतरीन वॉरियर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और वे सिर्फ हाथ से लड़ने की कला के साथ यह पोजीशन हासिल कर चुके हैं, इसलिए वेपन्स उन्हें जरूरत नहीं होती। ये सुनने में नामुमकिन लग सकता है, लेकिन दुनिया में कोई वेपन नहीं है जो बर्नार्ड के फिजिक से ज्यादा पावरफुल हो। जब मॉड इन सब बातों को सोच रहा होता है तभी इंस्ट्रक्टर टॉड वॉरियर विंस को आगे बुलाता है। इंस्ट्रक्टर के हुक्म पर विंस आगे आता है और मॉड के सामने खड़ा हो जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर मॉड से कहता है कि अब तुम्हें विंस के साथ लड़ना होगा। इंस्ट्रक्टर ये भी कहता है कि अपना सब कुछ लगा कर लड़ो, क्योंकि इस फाइट का रिजल्ट तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। विंस फिर मॉड से कहता है, एक 15 साल का लड़का ऐसे शरीर कैसे बना सकता है? और यह भी बताओ तुम किसके बेटे हो? मॉड अपने सारे विचारों को इकट्ठा करता है और एक फाइटिंग पोज में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अपनी आज़ादी हासिल करने का एक ही तरीका है, अपनी स्किल्स दिखाना। इसके बाद मॉड विंस की तरफ दौड़ता है और एक अपरकट मारता है। विंस मॉड की तेजी देखकर हैरान हो जाता है। वह अटैक को सिर्फ एक पल के फर्क से डॉज कर लेता है। मॉड फिर सोचता है कि वह जितना सोचा था उससे ज्यादा एजाइल है और जो बॉक्सिंग उसने ताउंड के रूप में सीखी थी वह उसके काम आ रही है। जब विंस अपरकट को डॉज करता है तब मॉड एक बैक किक मार देता है, लेकिन विंस अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता है। विंस फिर मॉड से पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हें लड़ना नहीं आता? मॉड जवाब देता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये सच है कि मुझे लड़ना नहीं आता। विंस गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारा स्टांस तो एक ट्रेंड इंसान का है। मॉड कहता है, मैंने बस दूसरों को देखकर कॉपी किया है। ये सुनकर विंस चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे वह मॉड की तरफ दौड़ता है, अपने हाथ में मना लेकर। ये देखकर एक वॉरियर इंस्ट्रक्टर टॉड से कहता है, विंस को रोको, ये खतरनाक हो सकता है एक लड़के के लिए जो कॉम्बैट टेक्निक्स नहीं जानता।
इंस्ट्रक्टर जवाब देता है, इसे चलने दो। दूसरी तरफ विंस गुस्से में आकर मॉड पर वार करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही अटैक मोड तक पहुंचने वाला होता है, मॉड जल्दी से उसे डॉज करता है और विंस के पीछे चला जाता है। ये देखकर विंस हैरान हो जाता है कि कैसे एक नया लड़का उसकी मना कॉम्बैट तकनीक को इतनी जल्दी समझ गया। जैसे ही विंस मॉड की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि मॉड उसकी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखकर विंस डर जाता है और अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मॉड का पंच विंस की डिफेंस को तोड़कर उसके पेट पर लगता है और पंच के इम्पैक्ट से विंस दूर जाकर गिरता है और मुंह से खून उगलता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर और 2 और वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मॉड कितना पागल है जो विंस जैसा वॉरियर को उड़ा दिया। उसके बाद मॉड विंस की तरफ चलकर जाता है और सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे अब थोड़ा समझ आने लगा है कि इस पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। जब वो सोच रहा होता है तो देखता है कि विंस अपनी उंगली हिला रहा है। ये देखकर मॉड पीछे होता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। विंस खड़ा होता है और मॉड उसे ध्यान से देखकर समझता है कि विंस की कंडीशन ठीक नहीं है। मॉड इंस्ट्रक्टर से कहता है कि अब उन्हें यही रोक देना चाहिए क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अगर फाइट आगे बढ़ती है तो शायद वो विंस को मार भी दे। इंस्ट्रक्टर टॉड फिर सोच में पड़ जाता है और सिचुएशन को असेस करता है। उसके बाद वो उन्हें रोकने के लिए कहता है। वो मॉड के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसने लड़ना नहीं सीखा। मॉड जवाब देता है कि उसने सच ही कहा था। टॉड कहता है, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं जब तुमने मना का भी इस्तेमाल किया। कैसे कोई मना कॉम्बैट तकनीक सीखे बिना मना का इस्तेमाल कर सकता है। मॉड समझ जाता है कि टॉड उस पर शक कर रहा है। फिर वो टॉड को मना दिखाता है और पूछता है कि क्या ये चमकने वाली चीज मना है। मॉड ये भी कहता है कि उसे एक बहुत तेज बुखार के बाद इसका इस्तेमाल करना आ गया, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुनकर टॉड कहता है कि क्या वो उसे बेवकूफ समझता है कि वो ऐसी कहानी पर विश्वास करेगा। फिर मॉड टॉड को अपने न्यू ब्लड अवेकनिंग का एक्सपीरियंस बताता है, लेकिन असली कहानी ये है कि मॉड न्यू ब्लड अवेकनिंग से पहले ही मना का इस्तेमाल कर सकता था और ये उसकी टैलेंट थी। कॉम्बैट के देवता वेरार और हेवेंस की गॉडेस अरिता का खून मॉड के शरीर में है, जो उसके अंदर एक इनक्रेडिबल सिनर्जी बनाता है और मॉड को एक मिरेकलस बीइंग बनाता है। असल में मॉड को अपनी जेनेटिक्स से ही ये वरदान मिला है। जो लड़का कभी 15 साल की उम्र तक ऑफिशियली ट्रेन नहीं हुआ था, उसने सिर्फ 7 सालों में आर्च ड्यूक वर्नार्ड से भी ज्यादा ताकतवर बन गया, जो कॉम्बैट के देवता का सबसे ताकतवर उत्तराधिकारी है। ये थी मॉड की असली कहानी। जब मॉड टॉड को अपने न्यू ब्लड अवेकनिंग के बारे में बताता है, टॉड हैरान हो जाता है और कहता है कि मॉड एक मॉन्स्टर है। फिर टॉड मॉड से पूछता है कि क्या वो विंस को जानता है। मॉड जवाब देता है कि नहीं, आज पहली बार उससे मिला है। टॉड बताता है कि विंस वन का वॉरियर है, जिसे बचपन से ही ट्रेन किया गया और एक सख्त टेस्ट पास करने के बाद वॉरियर बना। टॉड फिर मॉड को उसका टेस्ट रिजल्ट बताता है कि उसने 100 में से 200 पॉइंट्स हासिल किए। मॉड पूछता है कि ये टेस्ट किस चीज का था। टॉड कहता है कि ये टेस्ट ये डिटरमाइन करने के लिए था कि वो किस लेवल पर है। टॉड आगे बताता है कि आर्च ड्यूक वन के परिवार में वॉरियर्स के लिए 3 लेवल की करिकुलम होती है और अगर वो हर लेवल के कंडीशंस को पूरा करता है तो वो अगले लेवल पर प्रमोट हो जाता है, और अगर वो आखिरी लेवल का टेस्ट पास कर लेता है तो वो एक ऑफिशियल वॉरियर बन जाएगा। मॉड इंस्ट्रक्टर की बात को ध्यान से सुनता है और कुछ सोचने के बाद इंस्ट्रक्टर से कहता है कि उसे पहले लेवल पर डाल दो। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है। मॉड फिर कहता है कि उसे वहां जाकर मना कॉम्बैट तकनीक को बेसिक से सीखना चाहिए। इंस्ट्रक्टर मॉड की प्लानिंग को समझता है और उसे कल के लिए रेडी होने के लिए कहता है। उसके बाद वो जाने से पहले कहता है कि कल किसी को भेजेगा जो उसे पहले लेवल के जरूरी चीजों के बारे में गाइड करेगा। मॉड फिर अपने कमरे में जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेटे हुए वह सोचता है कि क्या मॉड ने भी ये प्रक्रिया गुजारी होगी, क्योंकि नॉवेल में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, और कैसे वह ड्यूक वर्नार्ड का हिडन कार्ड बन गया। मॉड उठकर बैठता है और सोचता है कि नॉवेल में बस इतना ही लिखा है कि ड्यूक वर्नार्ड ने मॉड की क्षमताओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसके दिमाग पर कब्जा करके उसे एक ह्यूमन वेपन बना दिया। तैसुम, जो मॉड के शरीर में है, सोचता है कि अगर इस दुनिया की तबाही को रोकना है तो उसे प्रोटैगोनिस्ट एडन को रोकना पड़ेगा। जो वर्ल्ड फ्रेगमेंट्स हैं, जो एक पजल की तरह हैं और दुनिया के एसेंस को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उन फ्रेगमेंट्स को पूरा करने वाला सुप्रीम गॉड कहलाएगा। ये वही मैजिशियन है जो दुनिया पर राज करता है, बिल्कुल नॉवेल के टाइटल द ग्रेट मैज की तरह। एडन वर्ल्ड फ्रेगमेंट्स को पूरा करता है और एक ऐसी बीइंग बन जाता है जो पूरी दुनिया और उसके अंदर की हर चीज पर राज करता है। इसका नतीजा दुनिया की तबाही होता है। भगवान बनने के बाद एडन सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी मार देता है। नॉवेल मैजिशियन हु डोमिनेट्स द वर्ल्ड में एडन और उसके दुश्मनों के बीच की लड़ाई दिखाई गई है, जो दुनिया के डिस्ट्रक्टर बनने के लिए होती है। तैसुंग सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे एडन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये उसका आखिरी मौका हो और अब से वह टोन के बदले मॉड की तरह जिंदगी जिएगा। आर्चड्यूक वर्नार्ड का परिवार एक राज्य प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेरार का शासक है। वर्नार्ड कैसल, जो इस राज्य का दिल है, अपनी शानो शौकत में दूसरे देशों के रॉयल कैसल्स जैसा है। यहाँ के वॉरियर्स के ट्रेनिंग फैसिलिटीज कैसल के आउटर रीजन में स्थित हैं, जो आउटर कैसल का तीसरा रीजन कहलाता है। सुबह सुबह एक गाड़ी में मॉड को ट्रेनिंग फैसिलिटी ले जाया जा रहा है, क्योंकि मॉड ने पहले लेवल की ट्रेनिंग चुन ली है।
इसलिए अब से वह पहले लेवल के डॉर्मेटरी में भी रहेगा। जब मॉड पहली बार ट्रेनिंग फैसिलिटी देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के कैंपस से भी बड़ी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से गाड़ी हिलती है और एक जोर की आवाज़ दाईं तरफ से आती है। जो आदमी उसे एस्कॉर्ट कर रहा था वह कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और ये आवाज़ तीसरे लेवल की ट्रेनिंग ग्राउंड से आई है। मॉड थोड़ा हैरान होता है ये सुनकर कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड से इतनी जोर की आवाज़ कैसे आ सकती है। फिर वह सोचता है कि ये आम बात होगी क्योंकि सेकंड लेवल के ट्रेनीज आसानी से ह्यूमन लिमिट्स को पार कर जाते हैं और एक कहावत है कि वेरार वॉरियर्स कई लोगों की शक्ति को एक में मिला सकते हैं। इन सब बातों को सोचते हुए वह पहले लेवल के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाता है। मॉड गाड़ी से उतरता है और उस आदमी का धन्यवाद करता है जो उसे वहां तक छोड़कर आया था। गेट पर पहले लेवल का इंस्ट्रक्टर पहले से ही मौजूद था। मॉड को देखकर इंस्ट्रक्टर अपना परिचय देता है और कहता है कि अब से मॉड उसे हेज बुला सकता है। मॉड उसकी बात मान लेता है। इंस्ट्रक्टर फिर उससे पूछता है कि क्या उसने टेस्ट में खराब प्रदर्शन किया था, इसीलिए वह पहले लेवल में है इतने अच्छे फिजिक के साथ। मॉड जवाब देता है नहीं और कहता है कि उसने टेस्ट में विंस को हरा दिया। इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर उसने ऑफिशियल वॉरियर विंस को हरा दिया है तो वह पहले लेवल में क्यों है। मॉड जवाब देता है कि उसने कभी मना कॉम्बैट टेक्निक नहीं सीखी, इसलिए वह यहाँ बेसिक से सीखने आया है। इंस्ट्रक्टर फिर मॉड को अंदर ले जाते हुए कहता है कि ट्रेनीज को परेशान मत करना क्योंकि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मॉड उसकी बात मान लेता है और सोचता है कि पहले लेवल के ट्रेनीज भी ताकतवर होंगे क्योंकि वे वर्नार्ड वॉरियर्स बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जब मॉड पहले लेवल के ट्रेनीज से मिलता है तो उसका आइडिया गलत साबित होता है। पहले लेवल के ट्रेनीज सब बच्चे हैं और बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगते। इंस्ट्रक्टर फिर मॉड का परिचय सब ट्रेनीज से करवाता है। ट्रेनीज का लेवल देखकर मॉड अपने फैसले पर पछताता है कि वह यहाँ आया और वो सोचता है कि उसे थर्ड लेवल पे जाना चाहिए था। इंस्ट्रक्टर फिर मॉड की तरफ देखता है और कहता है कि आज वो उसे मोना कॉम्बैट सिखाएगा क्योंकि उसने कभी पहले नहीं सीखा। इंस्ट्रक्टर ये भी कहता है कि ये उसके लिए आसान होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी न्यू ब्लड अवेकनिंग का एक्सपीरियंस किया है और उसके पास मना भी है। फिर इंस्ट्रक्टर मॉड को सिखाना शुरू करता है। इंस्ट्रक्टर मॉड को बताता है कि पहले उसे ईथर डिटेक्ट करना होगा और मना क्रिएट करनी होगी, लेकिन क्योंकि उसने ये ऑलरेडी किया है तो अगला स्टेप है मना को कलेक्ट करना और लास्ट स्टेप्स हैं बेसिक मना कंट्रोल और सेंस एम्प्लीफिकेशन। ये स्टेप्स खत्म करने के बाद मॉड सेकंड लेवल पे जा सकता है। मॉड फिर पूछता है कि क्या उसे कोई कॉम्बैट स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्टर जवाब देता है कि अगर उसे यहाँ ज्यादा टाइम तक रहना है तो वो सीख सकता है। मॉड कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। इंस्ट्रक्टर फिर कहता है कि वो उसे कुछ टेक्निक्स दिखाएगा और मॉड खुद प्रैक्टिस कर सकता है। जब वो सेकंड लेवल पे जाएगा तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर गलतियों को ठीक करेगा। मॉड इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया अदा करता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। 10 मिनट हो गए हैं और मॉड ऑलरेडी बेसिक सीख चुका है। उसकी मना इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर मॉड को बताता है कि उसने अपना फर्स्ट लेवल ग्रेजुएट कर लिया है और कल से वो सेकंड लेवल ज्वाइन कर सकता है। सेकंड लेवल के फिजिकल रेनफोर्समेंट लेसन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला है अपने बॉडी को हार्ड करना ताकि अगर तुम्हें एक कैरेज भी हिट करे तो कोई डैमेज ना हो। दूसरा पार्ट है अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एम्पलीफाई करना ताकि तुम सेकंड लेवल को क्रॉस कर सको। फिजिकल रेनफोर्समेंट एक बहुत मुश्किल स्किल है, इसलिए काफी ट्रेनीज यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन मॉड के लिए ये सिर्फ आधे घंटे का काम था। मॉड ने सेकंड लेवल को आसानी से पार कर लिया और अब थर्ड लेवल पे मूव कर सकता है। सेकंड लेवल का इंस्ट्रक्टर मॉड को बताता है कि सेकंड लेवल तक सब कुछ आसान था, लेकिन थर्ड लेवल बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ उसके जैसे ब्लड लाइन वाले लोग हैं। इसलिए थर्ड लेवल से ग्रेजुएट करना मॉड के लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि उसके पास कोई बैटल स्किल्स नहीं है। मॉड थोड़ा नर्वस फील करता है क्योंकि उसे मना कॉम्बैट टेक्निक्स का ज्यादा पता नहीं है। इंस्ट्रक्टर हेस ने भी उसे सेकंड लेवल में भेज दिया, सोचकर कि शायद मॉड अपनी असली ताकत छुपा रहा है। इंस्ट्रक्टर मॉड के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि थर्ड लेवल से ग्रेजुएट करने के लिए सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं चलती, इसलिए उसे और मेहनत करनी होगी। मॉड ऑलरेडी जानता है कि थर्ड लेवल एक अलग कैलिबर का है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एक्साइटमेंट होती है कि वहाँ उसकी मुलाकात दूसरे वर्नार्ड ब्लड से होगी। दूसरी तरफ मॉड की खबर आग की तरह फैल गई है और सब ट्रेनीज उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेनीज मॉड को फोन से कंपेयर कर रहे हैं, जो एक थर्ड लेवल ट्रेनी है और वर्नार्ड्स ब्लड लाइन का हिस्सा है। फोन ये सुनता है और डिसाइड करता है कि वो मॉड को दिखाएगा कि वर्नार्ड्स ब्लड लाइन के अंदर भी रैंक्स होते हैं। उस वक्त मॉड ट्रेनिंग में एंटर करता है और जैसे ही वो एंटर करता है फोन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो नया लड़का है। मॉड उसे जवाब नहीं देता और उल्टा पूछता है कि वो कौन है। फोन जवाब देता है कि वो क्लास 2 का कैप्टन है और वर्नार्ड्स ब्लड लाइन का हिस्सा है, जैसे कि मॉड। फिर मॉड अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि अब से वो भी सेकंड क्लास का पार्ट होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कितने टाइम तक यहाँ रहेगा। ये सुनकर फोन गुस्सा हो जाता है और मॉड से कहता है कि अगर उसे ये जगह मजाक लगती है तो। मॉड कहता है कि गलत मत समझो, अगर उसने वैसे सोचा होता तो कभी यहाँ नहीं आता। जैसे ही फोन अपनी मना रिलीज करता है, मॉड कहता है कि उसे शांत रहने दो क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है। फोन कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक वर्नार्ड से, लगता है तुम इतना तो झेल ही सकते हो। मॉड फिर फोन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पैंट गीली कर लूंगा या कुछ।
अगर उसने इस तरह के बेकार स्किल से उसको डराने की कोशिश की तो ये सुन के फोन को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉड पर हमला करते हुए कहता है कि वो उसको मार डालेगा। जैसे ही फोन अटैक करता है एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर बाकी ट्रेनीज को लगता है कि मॉड गया, पर जैसे ही धूल साफ होती है ट्रेनीज डर जाते हैं देख के कि फोन घुटनों पे है और उसके मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मॉड बिल्कुल ठीक खड़ा है। मॉड फिर फोन से कहता है कि उसने सोचा था कि वो ज्यादा मजबूत होगा, पर अब उसको लगता है कि वो सिर्फ एक गांव का गुंडा है। फोन उठता है और अपने मुंह का खून पोंछते हुए मॉड से कहता है कि वो सिर्फ उस पंच से बच गया। मॉड जवाब देता है कि ये किस्मत नहीं थी बल्कि फोन की कमजोरी थी। ये सुन के फोन को और गुस्सा आ जाता है और वो मॉड पर दोबारा हमला करने के लिए दौड़ता है, पर मॉड आसानी से उसका अटैक डॉज करता है और फोन के पीठ पर इतनी जोर से लात मारता है कि वो हवा में उड़ जाता है और दीवार से टकरा के बेहोश हो जाता है। ये देखकर मॉड थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा था कि एक 3rd लेवल बर्नार्ड वॉरियर ज्यादा ताकतवर होगा। तभी फोन का एक दोस्त उसको उठाता है और जैसे ही वो उठता है फिर से मॉड से लड़ना चाहता है। मॉड कहता है कि तुम अपने 10 सेकंड खत्म कर चुके हो। फोन मॉड पर चिल्लाता है कि उसने उस पर तब हमला किया जब उसका ध्यान नहीं था। मॉड फिर से कहता है कि तुम कितने बेकार हो जो लड़ाई के बीच अपना ध्यान हटा लेते हो। ये सुनकर फोन गुस्से से कांपने लगता है और उसका मना एनर्जी और इंटेंस हो जाता है। फोन अपनी नए खून की ताकत को जगाता है। ये देख के ट्रेनीज डर जाते हैं और वहां से भाग के इंस्ट्रक्टर को बुलाने चले जाते हैं। ट्रेनीज मॉड को भी कहते हैं कि वो भाग जाए नहीं तो वो मर जाएगा, पर मॉड भागता नहीं बल्कि फोन की ताकत को एनालाइज करने लगता है। तभी एक 3rd लेवल इंस्ट्रक्टर डेस्ली आता है और ट्रेनी से पूछता है कि क्या हो रहा है। एक ट्रेनी बताता है कि नया लड़का मॉड और फोन लड़ रहे हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें देखता है और कुछ नहीं कहता। एक ट्रेनी पूछता है कि क्या उन्हें रोकना चाहिए। इंस्ट्रक्टर जवाब देता है कि वो अभी देखते रहेंगे क्योंकि फोन की ताकत एक नॉर्मल वॉरियर के बराबर है। इंस्ट्रक्टर सोचता है कि ये मॉड के लिए अपने स्किल्स को टेस्ट करने का अच्छा मौका होगा और अगर वो मर गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ फोन अटैक करने के लिए तैयार होता है और मॉड पर जंप करता है। मॉड अटैक देखकर पहचानता है कि ये एक एडवांस्ड स्किल है जो बॉडी या वेपन को वेसल बनाकर एनर्जी इंपल्स बनाती है। फोन अपने बॉडी इंपल्स से मॉड पर हमला करता है, लेकिन सही समय पर मॉड डॉज कर लेता है और वो अटैक जमीन पर लगता है जो उसको तोड़ देता है। अटैक देख के मॉड सोचता है कि अगर वो उस अटैक का शिकार होता तो गया होता। तभी लाइटनिंग स्पीड से फोन उसके सामने आता है और उस पर पंच मारता है, लेकिन मॉड पंच देख लेता है और जल्दी से डॉज करके फोन के चेहरे पर एक जैब मार देता है। पंच फोन की नाक पर लगता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद फोन मॉड पर और अटैक्स करता है, लेकिन मॉड सब अटैक्स ब्लॉक करता है और उसके बदले फोन को चोट पहुंचाता है। ये देख के ट्रेनीज हैरान हो जाते हैं कि एक न्यूबी मॉड फोन को ओवरपावर कर रहा है। इंस्ट्रक्टर भी देखता है कि फोन का इंपल्स कमजोर हो रहा है। जब फोन सांस ले रहा होता है मॉड उस पर दौड़ता है और एक क्लियर पंच उसके पेट में मार देता है। फोन दूर जाता है और दर्द से अपना पेट पकड़ लेता है। फोन फिर मॉड से कहता है कि वो भागना बंद करे और उसका अटैक सीधा सामने से ले। मॉड इरिटेट होता है और फोन को कहता है कि अब से वो डॉज नहीं करेगा, आ जाओ। फोन खुश होकर बिना सोचे समझे मॉड पर दौड़ता है, लेकिन मॉड उसके पंच को हाथ से रोक लेता है। रोक कर मॉड कहता है कि इंपल्स का कुछ फायदा नहीं अगर तुम अपने ओपोनेंट से कमजोर हो। मॉड अपना माना रिलीज करना शुरू करता है और उसे अपने हाथ के इर्द गिर्द कंडेंस करता है। फोन डर जाता है ये देखकर कि वो जो एक माना यूजर है एक नॉन माना यूजर न्यूबी मॉड से क्रश हो रहा है। फिर मॉड फोन को पंच मारता है और फोन दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है फोन को हारा हुआ देखकर, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा जो बिना इंपल्स का इस्तेमाल किए फोन को हरा दे। उसने कई टैलेंटेड वेयरर को ट्रेन किया है, लेकिन मॉड जैसे टैलेंट को कभी नहीं देखा। फिर मॉड सब ट्रेनीज की तरफ मुड़कर पूछता है कि अब कोई उससे लड़ना चाहता है क्या। सारे ट्रेनीज चुपचाप खड़े रहते हैं। इंस्ट्रक्टर चलने लगता है और बाकी ट्रेनीज को कहता है कि फोन को मेडिकल सेंटर ले जाओ। जाते जाते वो सोचता है कि अगर उसने मॉड को ऐसे ही छोड़ दिया तो इस जगह का ऑर्डर टूटने लगेगा और वो ऐसा होने नहीं दे सकता। इस वजह से वो मॉड को टेम सुधारना करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जिसके पीछे कोई परिवार का सपोर्ट नहीं है। फोन के ज्यादा चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है और अब मेडिकल सेंटर में है। इस वजह से मॉड को 4 दिन के प्रोबेशन पे डाल दिया जाता है। इन 4 दिनों में मॉड को ट्रेनिंग करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए वो टैक्टिक्स स्टोरी बुक्स पढ़ता है। उसे टैक्टिक्स की किताबें काफी आसान लगती हैं, क्योंकि वो डूम में रहकर ग्रेड स्कूल तक की पढ़ाई कर चुका है। सारा दिन बैठकर किताबें पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाता है, इसलिए वो मोनोकॉम्बैट ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। तभी फर्स्ट लेवल इंस्ट्रक्टर टॉड उसके पास आता है, सुनकर कि उसने 3rd लेवल ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ किया था। मॉड उससे मिलता है और पूछता है कि वो उसके पास क्यों आया है। टॉड जवाब देता है कि वो ये बताने आया है कि आर्कड्यूक उससे मिलना चाहता है। मॉड थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि आर्कड्यूक उससे क्यों मिलना चाहता है। टॉड कहता है कि जब वो वहां जाएगा तब उसे पता चलेगा। मॉड फिर पूछता है कि क्या वो ऐसे ही वहां जा रहा है। टॉड कहता है कि आर्कड्यूक उससे आर्केस्ट्रोक्रेसी के एटिकेट की उम्मीद नहीं करेगा, तो जब तक वो शिष्ट है सब ठीक होगा। उसके बाद दोनों एक कैरेज में बैठते हैं।
कैरेज में बैठते वक्त टॉड मॉड से कहता है कि उसका नाम हर जगह चर्चा में है, जो उसने पहले और दूसरे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में किया है उसकी वजह से। टॉड फिर मॉड से कहता है कि वो काफी क्लेवर है। मॉड पूछता है कि इसका क्या मतलब है। टॉड कहता है कि इसका मतलब है कि मॉड ने जो कुछ किया है वो आर्कड्यूक का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया है। मॉड कहता है कि अगर वो आर्कड्यूक का ध्यान खींचना चाहता तो क्या वो एक बहुत पावरफुल वॉरियर बनकर नहीं कर सकता था। टॉड सोचता है और मानता है कि मॉड सच कह रहा है। फिर टॉड मॉड को बताता है कि आर्कड्यूक ने कल की रिपोर्ट देखकर उसमें इंटरेस्ट लिया है। बात करते करते दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आर्कड्यूक ट्रेनिंग कर रहा है। जब मॉड अंदर जाता है तो वो देखता है कि आर्कड्यूक कई वॉरियर्स के साथ लड़ रहा है। मॉड को आर्कड्यूक वन से एक जबरदस्त ऑरा महसूस होता है और वो एक मस्क्यूलर गेंद जैसे लगते हैं। आर्कड्यूक ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़े हैं और उनके इर्द गिर्द वॉरियर्स उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके अटैक आर्कड्यूक तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक पर्पल ऑरा शील्ड बना रखा है। कई अटैक्स के बाद वो शील्ड क्रैक होने लगती है। आर्कड्यूक वॉरियर्स को पीछे हटने के लिए कहता है। जैसे ही वॉरियर्स पीछे होते हैं, आर्कड्यूक सारी ऑरा अपने हाथ में समेट लेता है और उसमें और ज्यादा ऑरा भरने लग जाता है। छोटी पर्पल बॉल एक बड़ी बॉल में बदल जाती है और उसके बाद आर्कड्यूक अटैक लॉन्च करता है। एक बड़ा पर्पल रेड बीम बॉल से निकलता है और दीवार को तोड़ देता है। ये स्किल देखकर मॉड पहचानता है कि यह एक ओवरपावर्ड स्किल है जो मैजिकल और फिजिकल अटैक्स को एब्जॉर्ब करता है और उसे शॉक वेव में बदलकर ओपोनेंट पर वापस फेंकता है। इस स्किल का नाम है गॉड ऑफ कॉम्बैट्स मिरर। नॉवेल के स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ये स्किल डेवलपमेंट स्टेज में है। मॉड को देखकर आर्कड्यूक इंप्रेस हो जाता है कि एक इनकम्प्लीट स्किल इतनी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। आर्कड्यूक फिर मॉड और टॉड की तरफ देखकर दोनों को नमस्ते करने के लिए कहता है। आर्कड्यूक फिर मॉड के सामने आता है और कहता है कि उसने सुना है कि मॉड ने ट्रेनिंग फैसिलिटी में कुछ इंटरेस्टिंग किया है। जैसे ही आर्कड्यूक मॉड के सामने खड़ा होता है, मॉड इंटिमिडेट महसूस करता है। आर्कड्यूक मॉड का चेहरा छूता है और पूछता है कि उसकी माँ कौन है। मॉड कहता है कि रेना उसकी माँ थी। ये सुनकर आर्कड्यूक कहता है कि उसे याद है और मॉड का चेहरा भी उसे मिलता है। आर्कड्यूक फिर मॉड से पूछता है कि क्या उसने इस साल न्यू ब्लड अवेकनिंग किया है। मॉड कहता है हाँ। आर्कड्यूक कहता है कि उसने सुना है कि मॉड ने एक इंपल्स यूजर को बॉडी रेनफोर्समेंट से हरा दिया और अब वो देखना चाहता है कि मॉड कितना स्ट्रांग है। आर्कड्यूक फिर अपने सबऑर्डिनेट केसना को बुलाता है। फिर एक पीले बालों वाला आदमी आता है और आर्कड्यूक के सामने झुक जाता है। आर्कड्यूक उसे कहता है कि वह अब मॉड के साथ स्पारिंग करेगा। केसना थोड़ा शॉक होता है कि उसे एक किड के साथ लड़ना है। आर्कड्यूक कहता है कि वह उसका बेटा है जो कुछ दिन पहले बाहर से आया है और वह बस देखना चाहता है कि वह कितना स्ट्रांग है। आर्कड्यूक केसना को यह भी कहता है कि वह मॉड पर ज्यादा हार्ड मत जाए। केसना कहता है कि वह समझ गया और फिर मॉड को स्पारिंग फील्ड पर आने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों फील्ड पर आते हैं, केसना मॉड को कहता है कि वह कोई भी वेपन चूज कर सकता है। मॉड कहता है कि उसे वेपन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कभी वेपन विल्ड करना नहीं सीखा, इसलिए वह बा फिस्ट से लड़ेगा। केसना फिर मॉड की तरफ दौड़ता है और एक पंच मारता है। मॉड उसे डॉज कर देता है, लेकिन वह समझ जाता है कि केसना बहुत फास्ट है क्योंकि वह आर्कड्यूक का क्लोज सबऑर्डिनेट है। केसना मॉड की डॉज की तारीफ करता है बिना मना यूज किए। फिर केसना अटैक शुरू करता है। केसना की मूवमेंट्स इतनी फास्ट हैं कि मॉड उन्हें डॉज नहीं कर पाता और पुश बैक हो रहा है। केसना थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मॉड अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। केसना फिर अपना मना रिलीज करना शुरू करता है और कहता है कि वह भी जेड नहीं जाएगा। मॉड केसना का मना फील करता है और सोचता है कि वह वेरार ब्लड लाइन का है और चूंकि केसना आर्कड्यूक का क्लोज पर्सनल है, वह बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए मॉड सोचता है कि अब वह अपनी पूरी पावर्स यूज करेगा। मॉड अपना मना रिलीज करता है और दोनों का मना क्लैश होता है, लेकिन कोई भी दूसरे को ओवरपावर नहीं कर पाता। आर्कड्यूक इम्प्रेस्ड होता है और केसना भी शॉक्ड होता है कि एक न्यूबी का मना उसके मना के बराबर है। केसना कहता है कि मॉड के पास अभी बहुत कुछ सीखना है। मॉड फिर केसना से कहता है कि वह उससे आकर लड़े। केसना जिगजैग मूवमेंट्स में मॉड की तरफ रश करता है और एक पंच मारता है। मॉड दोनों हाथों से पंच ब्लॉक करता है। केसना कहता है कि उसे समझ आता है कि आर्कड्यूक को मॉड में इंटरेस्ट क्यों है और रूमर्स सच हैं। केसना कहता है कि पंच ब्लॉक करना बेकार है और पंच की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, जो मॉड के डिफेंस को पियर्स करके उसके स्टमक पर लगती है। पंच लगने से मॉड दूर तक उड़ता है और कुछ मीटर के बाद गिरता है। मॉड कंफ्यूज्ड होता है कि पंच की स्ट्रेंथ कैसे डबल हुई। जैसे ही वह उठता है, केसना उसके सामने आता है और स्टमक पर एक और पंच मार देता है। कहता है कि उसे अभी और सीखना है। मॉड फिर उड़ता है और वॉल से टकराता है। केसना कहता है कि उसे डिसपॉइंट मत करें क्योंकि उसने अभी शुरू किया है। केसना फिर मॉड की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वह उसकी स्ट्रेंथ देखकर काफी डिसपॉइंटेड है। मॉड को लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ के बीच का फर्क काफी बड़ा है और वो चिंता करता है कि क्या उसे केसना को हराने के लिए अपने न्यू ब्लड पावर पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन मॉड को समझ आता है कि अगर वो अपना न्यू ब्लड पावर इस्तेमाल करेगा तो ओपोनेंट भी अपना ब्लड पावर इस्तेमाल करेगा, जो मॉड के लिए हेडेक बन सकता है। केसना कहता है कि मॉड ज्यादा सोच रहा है और अगर वो लड़ना नहीं चाहता तो केसना उसे मजबूर करेगा। केसना सीधा मॉड की तरफ चार्ज करता है। मॉड केसना को पंच करता है, लेकिन केसना उसे डॉज कर देता है। मॉड का पंच ग्राउंड पर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
मॉड प्लान करता है कि वो अपनी असली स्ट्रेंथ केसनर को नहीं दिखाएगा, लेकिन उसे हिट होने से बहुत परेशानी होती है, इसलिए मॉड सोचता है कि वो कम से कम एक अटैक तो जरूर करेगा। मॉड पंच करता है और केसनर डॉज कर देता है। केसनर मॉड से कहता है कि उसकी मूव्स स्लॉपी हैं, वो टैलेंटेड है लेकिन उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज अभी भी नोविस लेवल पर हैं। केसनर अपने राइट हैंड में फायर ऑरा क्रिएट करता है और मॉड को पंच करता है। केसनर मॉड को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि इस अटैक को ब्लॉक करना बेकार है। मॉड स्मिर्क्स और केसनर के अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अटैक भी करता है। केसनर हैरान होता है जब वो देखता है कि मॉड ने उसका डबल अटैक सक्सेसफुली कॉपी किया है और ब्लॉक किया है। केसनर गुस्सा होता है कि मॉड ने इतनी जल्दी केसनर के अटैक को कॉपी कर लिया। केसनर कहता है कि सिचुएशन दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है और वो चाहता है कि मॉड अपनी फुल पावर का यूज करे। केसनर अपने राइट हैंड से फ्लेम ऑरा क्रिएट करता है, जबकि मॉड सोचता है कि केसनर अब इंपल्स यूज कर रहा है और बैटल अब रिगेड हो जाएगी। अगले पल आर्कड्यूक डिक्लेयर करता है कि मैच खत्म हो गया है और केसनर को बैक ऑफ करने के लिए कहता है। आर्कड्यूक मॉड की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करता है, डिस्पाइट बीइंग अ न्यूली ब्लड यूजर। आर्कड्यूक मॉड के पास आता है और कहता है कि उसे कुछ चेक करना है। वो अपने इंपल्स को अक्यूमुलेट करता है और मॉड पर इंपल्स बॉल रिलीज करता है। मॉड गुस्सा होता है और सोचता है कि उसका कट बॉडी इतना इम्पैक्ट नहीं ले सकता और सोचता है कि क्या वो अपना ब्लड पावर यूज करे। मॉड अचानक अपने फाइट विद फॉन को याद करता है और समझता है कि फाइट हेल्पफुल थी, इवन दो फॉन उससे वीकर था। वो समझता है कि बिगिनर लेवल बॉडी रेनफोर्समेंट से इंपल्स को डिफ्लेक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो एक इंपल्स का यूज करके काउंटर अटैक करे तो क्या होगा। मॉड को लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो इस अटैक को विथस्टैंड कर सकता है। इंस्ट्रक्टर टॉड सरप्राइज होता है जब वो मॉड के एवोल्यूशन को इतनी एक्सटेंड तक देखता है। वो सोचता है कि एक नोविस इंपल्स कैसे यूज कर सकता है। एमसी सोचता है कि मॉड की पावर्स उसकी सोच से बियॉन्ड है, क्योंकि ये बॉडी एक स्किल को बस एक बार देखकर कॉपी कर सकती है। आर्कड्यूक फिर से मॉड की अचीवमेंट्स की तारीफ करता है, कहता है कि ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि मॉड उसकी ब्लड लाइन से है। मॉड अपने दिमाग में सोचता है कि आर्कड्यूक एक ग्रीडी पर्सन है जो सिर्फ यूजफुल लोगों की फिक्र करता है। वो ये भी सोचता है कि एक दिन वो उसके चेहरे पर पंच जरूर करेगा। आर्कड्यूक फिर कहता है कि वो आज के परफॉर्मेंस के लिए मॉड को रिवॉर्ड देगा। वो कहता है कि वो मॉड को पैसे दे सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, या एक ग्रेट मेंटर जो उसे ट्रेन करे। वो अर्ज करता है कि मॉड को बस कहना होगा और वो उसके लिए तैयार कर देगा। मॉड सोचता है कि ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो क्या मांगेगा। मॉड प्लान करता है कि उसे वर्ल्ड फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने चाहिए पहले एडेन से पहले। ये उसे एडेन को दुनिया को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए जरूरी है। मॉड आर्कड्यूक से कहता है कि वो ऐसी किसी चीज की नहीं चाहता, लेकिन उसकी एक खास डिजायर है जो है कॉम्बैट के गॉड की ग्रेव को चैलेंज करना। मॉड बताता है कि नॉवल माओ में कुछ जगह होती हैं जिन्हें डंजन्स कहा जाता है। जैसे कि फैंटेसी रियल्म्स के डंजन्स हमेशा खतरनाक होते हैं और मॉन्स्टर्स से भरे होते हैं, वैसे ही इस दुनिया के डंजन्स भी ऐसे हैं, लेकिन थोड़े अलग हैं। ये डंजन्स दुनिया और एक और दुनिया के ओवरलैप होने के लक्षण हैं। मॉड का कहना है कि डंजन्स उन जगहों पर बनते हैं जहां इस दुनिया और किसी और दुनिया का मिलन होता है और वहां एबनॉर्मल चीजें होती हैं। ज्यादातर डंजन्स डेमन रियल्म के साथ ओवरलैप करते हैं और इस दुनिया के मॉन्स्टर्स भी मोस्टली वहां से होते हैं। लेकिन कॉम्बैट के गॉड का ग्रेव, जहां कहा जाता है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट वेरार का क्रिएशन हुआ था, किसी और दुनिया के ओवरलैप से कनेक्टेड नहीं है। मॉड को लगता है कि वही जगह है जहां उसे वर्ल्ड फ्रेगमेंट मिलेगा। आर्कड्यूक मॉड से पूछता है कि उसने कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव को चैलेंज करने का निर्णय क्यों लिया। मॉड बताता है कि उसने सुना है कि वहां गॉड ऑफ कॉम्बैट वेरार के कुछ ट्रेस हैं और वह खुद देखना चाहता है कि उसकी ब्लड लाइन का रूट क्या है, जो उसने केसनर के जागृत होने पर महसूस किया। केसनर को लगता है कि मॉड अपनी उम्र के हिसाब से इमैच्योर है। केसनर का कहना है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट का ग्रेव वो जगह है जहां डायरेक्ट ब्लड लाइन के लिए कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होती है और मॉड का रिक्वेस्ट एक डायरेक्ट चैलेंज जैसा है। आर्कड्यूक मॉड के रिक्वेस्ट से सहमत होता है और केसनर से पूछता है कि क्या वह मॉड के साथ जाना चाहता है। आर्कड्यूक को लगता है कि केसनर डेफिनेटली जाना चाहता है, क्योंकि उसने एक इंफीरियर एग्जिस्टेंस जीना पड़ा है बस इसलिए क्योंकि वह बास्टर्ड था। आर्कड्यूक को लगता है कि केसनर डायरेक्ट ब्लड लाइन की प्रिविलेज को एक्सपीरियंस करना चाहता है। आर्कड्यूक मॉड को कहता है कि उसके लिए अभी बहुत जल्दी है और वह अनक्वालिफाइड को भेज नहीं सकता, इसलिए मॉड तब तक कॉम्बैट के ग्रेव को चैलेंज नहीं कर सकता जब तक वह एक फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल वॉरियर नहीं बन जाता। मॉड को लगता है कि वॉरियर बनना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे मेन प्रोटैगोनिस्ट से तेज होना पड़ेगा। मॉड कहता है कि उसने समझ लिया है और वह रूल्स को फॉलो करेगा। उसके बाद मॉड और लेवल 1 इंस्ट्रक्टर टॉड ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ देते हैं। आर्कड्यूक केसनर से पूछता है कि उसके मॉड से लड़ने के बाद क्या राय है। केसनर कहता है कि उसे लगता है मॉड बहुत कुछ छुपा रहा है और जब वह लड़ रहा था तब वह अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा था। आर्कड्यूक कहता है कि जब वह इंपल्स बॉल ब्लॉक कर रहा था तब उसने अपना सब कुछ दिया था और उस वक्त उसने बॉडी इंपल्स भी सीखा था। केसनर कहता है कि कुछ लोग ये ऑन द स्पॉट सीख सकते हैं, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात मॉड का मना है। केसनर कहता है कि मॉड को अपनी पावर कंट्रोल करनी नहीं आती, लेकिन उसका मना लेवल इनक्रेडिबल है। आर्कड्यूक कहता है कि मॉड का मना एना के बराबर है। उसके बाद वह कुछ कहने वाले थे लेकिन रुक गए। केसनर ने पूछा कि वह क्या कहने वाले थे, तो आर्कड्यूक ने कहा कि कुछ नहीं।
फिर आर्कड्यूक सोचता है कि मॉड की आंखें अजीब तरीके से डिजायर से खाली हैं, जो उसे थोड़ा अनयूजुअल लगता है क्योंकि उसके बास्टर्ड सन्स की आंखों में हमेशा वैलिडेशन का डिजायर होता है। आर्कड्यूक मुस्कुराता है और मॉड को इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वह अपनी माँ राइना की तरह लगता है। फिर हम देखते हैं कि मॉड ट्रेनिंग ग्राउंड के 3rd लेवल पर पहुंच गया है। जैसे ही वह ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करता है, वह देखता है कि ट्रेनीज एक दूसरे से स्पार कर रहे हैं। ये देखकर वह खुश होता है क्योंकि अब वह कुछ सीख सकता है जब वह स्पारिंग देख रहा होता है। उसने सुना कि गॉड ऑफ कॉम्बैट के ग्रेव के लिए फैमिली 5 लोगों को वेरार के बास्टर्ड चिल्ड्रेन में से चुनेगी और श्रकेस्ना और विकाउंट ओवंस के होने के वजह से बेसिकली 3 स्पॉट्स बचे हैं। ट्रेनी यह भी कहता है कि यह एक एक्सपीडिशन है गॉड ऑफ कॉम्बैट के ग्रेव का पैटर्न एनालिसिस करने के लिए क्योंकि इसका पैटर्न चेंज होता रहता है। जब ये क्लियर हो जाता है तो ये गायब नहीं होता, लेकिन शायद ये डायरेक्ट ब्लड लाइन के लोगों के लिए रिस्क को कम कर देता है। दूसरा ट्रेनी कहता है कि ये सुनकर मॉड को जल्दी से वॉरियर बनना होगा क्योंकि केसना भी कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव को चैलेंज करने वाला है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर डेजली आता है और सबको यूजुअल ट्रेनिंग के लिए तैयार होने को कहता है। सब ट्रेनीज ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भागते हैं। इंस्ट्रक्टर क्ले मॉड को रोकता है और उसके पास जाता है। फिर वो मॉड को कहता है कि वो इस लेसन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक न्यूकमर है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि मॉड बाद में दूसरे ट्रेनीज से मदद ले सकता है ताकि वो लेसन को कैचअप कर सके। मॉड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि अगर वो उसे नहीं सिखाएंगे तो कम से कम वो ये बता दे कि कौन सा ट्रेनी उसके लिए मददगार होगा। इंस्ट्रक्टर गुस्से से कहता है कि वो थिक स्किन्ड है और कैप्टन को इंजर्ड करने के बाद भी डिमांड कर रहा है। मॉड जवाब देता है कि उसे सजा मिली और कैप्टन की गलती थी। इंस्ट्रक्टर फिर से चिल्लाता है और कहता है कि उसके पास एडल्ट से बात करने की मैनर्स नहीं है और वो उसे सही करना चाहता है। वो कहता है कि ये रीजनेबल रिक्वेस्ट है और उसका ड्यूटी है इंस्ट्रक्टर के रूप में। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर गुस्से में आ जाता है और मॉड को किक करता है। फिर उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों ओर लैप्स दौड़े जब तक ट्रेनिंग सेशन खत्म नहीं होता। इंस्ट्रक्टर ये भी कहता है कि उसे कंस्टेंट स्पीड पर दौड़ना होगा और ट्रेनिंग के दौरान सभी लेसन सुनने होंगे और सेशन के बाद उसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो सही जवाब नहीं देगा तो उसे सजा मिलेगी। मॉड गुस्से से भर जाता है और अपनी हाथ में मना इकट्ठा करता है। इंस्ट्रक्टर देखता है कि मॉड मना एक्सट्रूड कर रहा है और सोचता है कि उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, इसलिए वो उसे फिर से पंच करता है और चिल्लाता है कि उसने इंस्ट्रक्टर के सामने दांत कैसे निकाले। पंच लगने से मॉड पीछे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर की अथॉरिटी यहाँ एब्सोल्यूट है और अगर वो रेसिस्ट करेगा तो उसे इस जगह से निकाल दिया जाएगा। मॉड खून पहुँचता है और सोचता है कि क्या वो इंस्ट्रक्टर को पंच करे। फिर वो सोचता है कि अगर वो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है तो ये वॉरियर बनने के टेस्ट में इंटरफेरेंस कर सकता है। इसलिए मॉड फैसला करता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा क्योंकि उसे कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव तक जाना है। मॉड इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर्स मान लेता है और इंस्ट्रक्टर कहता है कि रनिंग शुरू करे। मॉड नाराज फेस बनाकर दौड़ना शुरू करता है। जब मॉड दौड़ रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर उसे देख रहा होता है और सोचता है कि उसे अपमान के लिए पेबैक करना चाहिए। उसके बाद डेजली हर छोटी बात के लिए मॉड को सजा देता है और लगता है कि डेजली को अपनी अथॉरिटी का क्रेज है। अगर उसे लगता है कि उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है तो वो वर्बल और फिजिकल पनिशमेंट देता है बिना मसी के, लेकिन वो इन पनिशमेंट्स को ट्रेनिंग कहता है, इसलिए कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकता। यही तरीका है जिससे डेजली यहाँ रूल करता है। मॉड के रनिंग कंप्लीट करने के बाद डेजली उसे कंस्टेंट स्पीड पर न दौड़ने के लिए फिर से सजा देता है। वो मॉड को एक हाथ पर खड़ा कर देता है और पूछता है कि वो इंस्ट्रक्टर के शब्दों को क्यों नहीं मान रहा। मॉड कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर उसे इतना क्यों अब्यूज कर रहा है। फिर उसे लगता है कि ये रीजन हो सकता है कि उसने सभी ट्रेनीज के सामने मना एक्सट्रूड किया। मॉड कुछ नहीं कहता और इंस्ट्रक्टर छोड़कर चला जाता है। कहता है कि वो पूरे दिन उस पोज में रहे और अगर 1 इंच भी हिलेगा तो फिर से सजा मिलेगी। इंस्ट्रक्टर के चले जाने के बाद मॉड सोचता है कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि उसने सोचा था कि इंस्ट्रक्टर के पास कुछ वैल्यूएबल ट्रेनिंग है, लेकिन अब लगता है कि समय आ गया है कि वो कुछ रियल ट्रेनिंग ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर अपने कमरे में बैठा हुआ है और अभी भी मॉड से गुस्सा है। उसका सोचना है कि जो सजा उसने दी वो किसी भी बॉडी को नष्ट कर देती, लेकिन मॉड ने आखिरी तक सहन किया जैसे वो इंस्ट्रक्टर के खिलाफ विद्रोह कर रहा हो। इंस्ट्रक्टर को यह भी सोचना है कि एक बास्टर्ड चाइल्ड बिना किसी असली खून या ट्रेनिंग के ऐसा मॉन्स्टर कैसे बन गया। ये सोचकर इंस्ट्रक्टर गुस्सा हो जाता है और दीवार को पंच करता है और मॉड को तोड़ने का प्लान बनाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉड ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है और इंस्ट्रक्टर के सामने सभी ट्रेनीज के सामने कहता है कि वो वॉरियर बनने के लिए टेस्ट देना चाहता है। सब लोग और इंस्ट्रक्टर शॉक्ड हो जाते हैं और इंस्ट्रक्टर मॉड से पूछता है कि क्या वो ठीक दिमाग में है। मॉड जवाब देता है कि वो ठीक दिमाग में है। इंस्ट्रक्टर फिर कहता है कि यह रिडिक्युलस है क्योंकि उसने वॉरियर बनने के लिए जरूरी चीजें नहीं सीखी और किसी ने अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट की। अब सोचकर इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो किसी को भी टेस्ट देने के लिए क्वालिफाई नहीं है। मॉड इंस्ट्रक्टर डाइसली को कहता है कि उसके पास ये कहने का हक नहीं है। वो कहता है कि उसने डाइसली को कॉम्बैट के गॉड के स्पिरिट को चैलेंज किया है। ये सुनकर डाइसली शॉक्ड हो जाता है। गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट से मतलब है सेक्रेड प्रैक्टिस ऑफ ड्यूएल से, जैसे पावर की रिस्पेक्ट करने वाले लोगों की एक बैरबेरिक ट्रेडिशन थी कि जो स्ट्रॉन्ग है वही राइट है। गॉड ऑफ कॉम्बैट रियल वॉरियर को अपना ब्लेसिंग देता है, इसलिए अगर आप गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट में एंगेज करते हैं तो विनर वही होता है जो राइट होता है।
इंस्ट्रक्टर डाइसली मॉड से नर्वस वॉइस में पूछता है कि वो इसके बारे में कैसे जानता है। मॉड कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्न के लॉस के अनुसार एक ट्रेनी इंस्ट्रक्टर से गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट की रिक्वेस्ट कर सकता है और अब वो ये प्रिविलेज यूज करके प्रूव करेगा कि डाइसली उसका इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं है। लेजेंड्स के अनुसार गॉड ऑफ कॉम्बैट वेरार ने अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में ना जानने के वजह से जब वो यंग था तब उसे ड्रिंकेन पावर ने हैरेस किया जो अपने आप को इंस्ट्रक्टर कह रहे थे। बर्नार्ड ने अपने डिसेंडेंट्स को कहा था कि जो लोग दूसरों को डिक्टेट करते हैं बिना अपनी क्वालिफिकेशंस प्रूव किए उनका मरना चाहिए। इसलिए वेरार लॉ ट्रेनीज को अपने इंस्ट्रक्टर से गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट की रिक्वेस्ट करने की इजाजत देता है। मॉड को लगता है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट अपनी राइटफुल माइंड में नहीं था जब उसने ये कहा, लेकिन वैसे भी अब यह उसके लिए बेनिफिशियल है। इंस्ट्रक्टर ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और मॉड का कॉलर पकड़कर कहता है कि वो कम से कम 10 साल छोटा है ऐसे बड़े रिचुअल के बारे में बात करने के लिए। डाइसली, गलत न समझना, तुम्हारे पास गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट को डिनाई करने का हक नहीं है, मॉड कहता है, डाइसली का हाथ अपने शर्ट से हटाकर। मॉड फिर ग्राउंड के बीच में जाता है और मना के साथ चीख कर कहता है कि ट्रेनी मॉड गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट की रिक्वेस्ट करता है लेवल 3 इंस्ट्रक्टर डाई से। वो 3 बार चीख कर कहता है। चीखने के बाद वो डाइसली की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो डिसाइड करे कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या डिनाई। वो ये भी कहता है कि अगर डाइसली डिनाई करता है तो वो सबको सच बता देगा। इंस्ट्रक्टर गुस्सा होता है और मॉड को धमकी देता है कि वो ऐसे बिहेव करके उससे बच नहीं सकता। मॉड फिर अपना मना रिलीज करता है और डाइसली को वार्न करता है कि यह उसका लास्ट चांस है क्योंकि वो उस पर ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता। मॉड के मना के प्रेशर से डाइसली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और सोचता है कि उसका मना इनक्रेडिबल है और वो फोन के साथ लड़ते वक्त से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। डाइसली थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन क्योंकि वो इस चैलेंज से बैक ऑफ नहीं कर सकता, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और डुएल का टाइम बताने वाला होता है। मॉड उसे रोकता है और कहता है कि डुएल 1 घंटे में इस ग्राउंड पर होगा। डाइसली पूछता है कि वो टाइम क्यों चुन रहा है, तो मॉड जवाब देता है कि चैलेंजर को टाइम और प्लेस चुनने का हक होता है और जैसे कि पहले का हक वो उस पर और वक्त नहीं वेस्ट करना चाहता। मॉड फिर चल पड़ता है और कहता है कि अगर डाइसली भागता है तो वो उसे नहीं रोकेगा। सर केस्नर के ऑफिस में भी उसने मॉड को डुएल के बारे में चीखते सुना था। वो हंस पड़ता है सोचकर कि मॉड आम इंसान नहीं है और वो उसे एंटरटेन करने में कभी फेल नहीं होता। फिर वो अपने सर्वेंट को कहता है कि वो तैयार हो जाएं क्योंकि उन्हें लेवल 3 ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए तुरंत निकलना है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि मॉड ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ गया है और इसे सीरियसली नहीं ले रहा। दूसरी तरफ डाइसली पूरी तरह से तैयार है। उसने फुल सेट आर्मर पहना है और एक सॉर्ड और शील्ड अपने हाथ में उठाया हुआ है। मॉड डाइसली की तरफ जाता है और उसे मॉक करता है कहते हुए कि उसने भागा नहीं। डाइसली कहता है कि वो अपनी अरोगेंस के लिए पछताएगा। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है तब केस्नर आता है। केस्नर को देखकर मॉड पूछता है कि वो यहाँ क्यों है और फिर केस्नर के पास जाता है। केस्नर और मॉड को बात करते देखकर डाइसली सोचता है कि केस्नर मॉड के अरोगेंस के पीछे है। केस्नर फिर मॉड को जवाब देता है कि उसने सुना है यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसलिए वो देखने आया है। वो मॉड से पूछता है कि वो इंस्ट्रक्टर को गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट के लिए चैलेंज क्यों कर रहा है। मॉड कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट की और उसके दिमाग में घटिया थॉट्स हैं। ये सुनकर केस्नर हंस पड़ता है और पूछता है कि क्या मॉड को यकीन है कि वो जीत सकता है। वो ये भी कहता है कि डाइसली एक रिटायर्ड वॉरियर हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टिमेट करने लायक नहीं है। मॉड उसकी कंसर्न के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो जीत जाएगा। ये सुनकर डाइसली कहता है कि वो अभी मॉड को पंच करना चाहता है, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसने एक और इंस्ट्रक्टर को विटनेस के लिए बुलाया है। अगर इंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं है तो क्या मैं विटनेस बन सकता हूँ, केस्नर कहता है। और सर केस्नर के वर्ड सुनकर इंस्ट्रक्टर डाइसली शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। केस्नर कहता है कि वो गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट का विटनेस बनेगा और पूछता है कि क्या डाइसली को लगता है कि वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। डाइसली डर जाता है और कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, बस ये कहा क्योंकि सर केस्नर बहुत बिजी पर्सन है। केस्नर गुस्से से देखता है और डाइसली से पूछता है कि क्या वो उसे नीचा दिखा रहा है। वो ये भी कहता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी रिस्पेक्ट की, क्या वो ये कह रहा है कि वो उसके बराबर है। काउंट ऑफ विंडसर, डाइसली अपना सिर झुकाता है और उससे माफी मांगता है। मॉड उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि अब डुएल का समय आ गया है। केस्नर फिर ग्राउंड से चला जाता है और मॉड से कहता है कि वो इस फाइट का इंतजार कर रहा है और ये भी कहता है कि वो उम्मीद करता है कि उसने यहाँ बेकार में नहीं आया। मॉड डे को देखता है और कहता है कि अब उन्हें फाइट शुरू करनी चाहिए। डाइसली भी इससे एग्री करता है। डे फिर मॉड से कहता है कि अगर उसने सिर्फ बॉडी रेनफोर्समेंट यूज किया जो उसने एफ सिंपल्स बॉडी को हराने के लिए यूज किया तो वो पछताएगा। उसके बाद डाइसली अपना मना रिलीज करता है और अपनी सॉर्ड को उसमें रैप करता है और मॉड से कहता है कि अगर वो उसकी सॉर्ड इंपल्स को हैंडल कर सकता है। मॉड देखता है और कहता है कि कितना फनी है कि उसने सोचा कि वो ट्रेनी के साथ फाइट में फुल आउट जाएगा। ये कहकर मॉड भी अपना मना रिलीज करता है और बॉडी इंपल्स टेक्निक यूज करता है। डाइसली शॉक हो जाता है देखकर कि मॉड बॉडी इंपल्स यूज कर रहा है और सोचता है कि उसने कब सीखा। मॉड फिर डाइसली की तरफ रश करता है। देखकर डाइसली अपनी सॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन मॉड उसे अपने बॉडी इंपल्स से रोक देता है। थोड़ी देर बाद मॉड का बॉडी इंपल्स डाइसली की सॉर्ड इंपल्स को पियर्स कर देता है और उसे पीछे गिरने पर मजबूर कर देता है।
डेस्ली कंफ्यूज हो जाता है देखकर कि मॉड ने उसके अटैक को पीएस कर दिया और उसे उड़ाने पर मजबूर कर दिया। मॉड फिर डेस्ली के पास जाता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेस्ली इसे अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। फिर वो मॉड से कहता है कि वो मानता है कि मॉड वॉरियर बनने के लायक है, लेकिन वो अब भी उसे नहीं हरा सकता। ये कहकर डेस्ली अपने शील्ड का उपयोग करके मॉड को पुश करता है। जैसे ही मॉड पुश होता है, डेस्ली उसके स्वॉर्ड से अटैक करता है। मॉड अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से डॉज नहीं कर पाता और उसका चेहरा कट जाता है। डेस्ली फिर मॉड से कहता है कि कैसे उसकी हिम्मत हुई कि वो कॉम्बैट स्पिरिट के गॉड से चैलेंज करे, जबकि वो एक ऐसा विपक्षी है जो अनेकों बैटलफील्ड और नजदीकी मौत की स्थितियों से गुजर चुका है। ये कहकर डेस्ली फिर से मॉड पर चार्ज करता है, लेकिन मॉड स्वॉर्ड से बचने के लिए जंप कर जाता है। मॉड फिर पीछे होते हुए उनके बीच में स्पेस बनाता है और महसूस करता है कि वो थोड़ा अनुभवहीन और कम स्किल्स वाला है। केसना जो मैच देख रहा था वो भी समझ जाता है कि मॉड टैलेंटेड है, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल बिगिनर का है और एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो ये मैच हार जाता है तो उससे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि डाई इस बात का ध्यान रखेगा। जैसे मॉड चुपचाप खड़ा है, डेस्ली उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसके पास कुछ कहने को नहीं है। तुम एक्सपायर ट्रैश हो, लेकिन तुम्हारे स्किल्स बुरे नहीं हैं, मॉड कहता है। फिर डाई कहता है कि उसका अरोगेंस जॉब ड्रॉपिंग है और वो बेट करता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता बिना स्ट्रॉन्ग बने के प्रेटेंशन के। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुम वैसे ही अपने आप को अनक्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के रूप में सीमेंट कर रहे हो। मॉड कहता है कि डेस्ली को अभी और तुरंत ट्रेन करेगा, जो एक इम्पॉसिबल विश है। मॉड ये कहकर एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मना रिलीज करता है जो डेस्ली को अफेक्ट करने लगता है। इस अमाउंट को रिलीज करते वक्त मॉड के बालों का रंग सिल्वर हो जाता है। ये देखकर डेस्ली इसे न्यू ब्लड अवेकनिंग के रूप में पहचानता है। एम अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें भी सिल्वर हो जाती हैं। फिर वो डेस्ली की तरफ चलना शुरू करता है और कहता है कि अगर वो उसे मार भी देता है तो उसे नफरत मत करो, क्योंकि वो इस फॉर्म में पहली बार लड़ रहा है और अपने पावर्स को होल्ड बैक करना नहीं जानता। वेरस ब्लड लाइन के केस में डिवाइन ब्लड अवेकनिंग के बाद 15 साल की उम्र में हम इसे डिवाइन ब्लड कहकर बुलाएंगे। डिवाइन ब्लड को 15 साल की उम्र में अवेकन करने के बाद लोग डिवाइन ब्लड पावर्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डिवाइन ब्लड पावर्स का उपयोग करके अपनी मना पूल बढ़ाते हैं, जो इनक्रेडिबल पावर गेन करने में मदद करता है। अगर कोई डिवाइन ब्लड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके तो वो इमेंस पावर गेन कर सकता है, जो किसी से भी कंपेरेबल नहीं होता। केसना शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि एक 15 साल का आउटसाइडर अपनी डिवाइन ब्लड पावर को अवेकन करने में सफल रहा है। केसना को ये समझ आता है कि वो सबसे टैलेंटेड बच्चे में था, लेकिन उसे डिवाइन पावर्स अवेकन करने में 4 साल लगे, और ये देखकर कि मॉड सिर्फ 8 दिनों में इस स्टेट तक पहुंच गया है, वो हैरान है। डेस्ली अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन सिल्वर आइज और हेयर डिवाइन ब्लड पावर का प्रूफ है। मॉड डेस्ली को एडवाइस करता है कि अब क्विट कर दो, क्योंकि अगर तुम अब क्विट कर लेते हो तो सिर्फ प्राइड ही लॉस होगा। तुम्हें हंसने मत दो, अगर तुम डिवाइन ब्लड पावर्स भी यूज कर सकते हो तब भी मैं एक बिगिनर से नहीं हारूंगा, डेस्ली कहता है। ये सुनकर मॉड डेस्ली की तरफ रश करता है और अपने राइट हैंड पर मना गैदर करता है। डेस्ली कहता है कि उसका अटैक किसी भी प्रकार का असर नहीं करेगा और ना ही वो सेम ट्रिक के लिए फिर से गिरेगा। फिर डेस्ली अपना शील्ड सामने रखता है। मॉड कुछ नहीं कहता और अपने राइट हैंड को वर्टिकली स्विंग करता है, जो डेस्ली को हिट करता है। मॉड का हैंड डेस्ली को उड़ाते हुए ग्राउंड पर गिराता है। मॉड को देखकर इंप्रेस होता है कि डिवाइन ब्लड की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। डेस्ली भी स्केर्ड हो जाता है और सोचता है कि वो इस 15 साल के लड़के से हार जाएगा। फिर वो उठता है और महसूस करता है कि उसका लेफ्ट शोल्डर टूटा हुआ है और वो अपने लेफ्ट आर्म का यूज नहीं कर सकता। फिर वो सॉर्ड इम्पल्स यूज करता है और मॉड की तरफ रश करता है। ये देखकर मॉड भी उसकी तरफ रश करता है, लेकिन डेस्ली मूवमेंट टेक्निक का उपयोग करके मॉड के पीछे चला जाता है और अपनी सॉर्ड स्विंग करता है। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं।